हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्वेश्चन आवर में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई पीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो मेरा नाम है संजीव कुमार और आप करने वाले हैं मेरे साथ 25 पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वाज रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन विच ईयर? किस साल में अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955 का नाम बदल करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रख दिया गया था? आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, बताइए गाइस, कब रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 1976 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एक आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 17 के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि लिखा हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 15, इसी के साथ आप आर्टिकल नंबर 15 भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव की तो बात कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप टर्म याद रखिए, RRCSP, इसको ट्रिक को आप याद कर लीजिए। ये RRCSP आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें जो पहला R है वो है रेस, यानी कि नस्ल के आधार पर। दूसरा जो R है वो है रिलीजियन, यानी कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो C है वो है कास्ट, यानी कि कास्ट के आधार पर तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो। चौथा जो S है उसका उससे रिलेटेड है एक्स सेक्स से, यानी कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेक्स के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। लास्ट है पी जो टर्म है उससे रिलेटेड है प्लेस, यानी कि तुम स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये सब आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल नंबर 15 को डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। हालांकि हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल में सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ रखा है इस आर्टिकल को, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये लीजिए। Which article of the Indian Constitution provides for making any special provision for a woman and children? बताइए। हालांकि ये आर्टिकल बहुत अंदर चल के पूछा गया है आर्टिकल नंबर 15 से ही रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एबोलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का अंत, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? RRCSP के आधार पर मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर अ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3। आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहे तो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। किस चीज के लिए कर सकती है ये भी उसमें मेंशन है, फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। ये उसमें साफ साफ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 ये लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर स्टेट चाहे तो एक स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1948 वाज हेडेड बाय, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया था 1948 में। 1948 में जब ये बनाया गया था तो इसकी हेड यानी कि चेयरमैनशिप किसने की थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? जून 1948, एक बार बच्चों चेक कर लेना इसको, जून 1948 है या फिर दिसंबर 1948 है।
दोनों में से एक होगा, जून होगा या फिर दिसंबर होगा, ठीक है, अभी रिकॉइल नहीं हो पा रहा है। द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1948 वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड किया गया था? एस के धर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एस के धर जो थे उसके चेयरमैन थे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जो कि 1948 में सेटअप की गई थी। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ अ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है रिकमेंडिंग द प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। एंड ऑप्शन यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है रिकमेंडेशन ऑन द मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अ साउंड फाइनेंस। बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए जो फाइनेंस कमीशन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, तो इसके लिए ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट बी जो है वो भी है, और स्टेटमेंट सी भी है, यानी कि इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब देखिए मैं अगर फाइनेंस कमीशन की बात करता हूं तो एक आप आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 280, इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, regarding the state bills reserved for the president's consideration examine the following statement। आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि कोई भी बिल है अगर उसको प्रेसिडेंट्स की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है, यानी कि सुरक्षित किया जाता है या उसको रखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल। स्टेटमेंट बी दिया हुआ है द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन फॉर इट्स कंसिडरेशन। स्टेटमेंट थर्ड दिया हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर शैल रिकंसिडर इट अकॉर्डिंगली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ये भी दिया हुआ है। और स्टेटमेंट डी जो दिया हुआ है द लेजिस्लेचर अगेन पास्ड इट विद और विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट शैल अप्रूव इट। बताइए ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए बी सी ओनली, ए बी डी ओनली, या फिर बी सी डी ओनली, या फिर ए और सी ओनली। तो देखिए इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। इसमें पहला पॉइंट यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि 6 month के अंदर देना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी इज वीपी मेनन, एंड ऑप्शन डी इज जवाहरलाल नेहरू। बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रारूप समिति, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है प्रारूप समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। The 74th Amendment Act of 1992 added which of the following parts to the Indian Constitution? बताइए कौन सा पार्ट जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था। पार्ट जोड़ा गया था 9th, या फिर 9th बी जोड़ा गया था, या 9th सी जोड़ा गया था, या 9th ए जोड़ा गया था। बताइए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहूंगा, आप इन बातों को याद रखिए। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि पार्ट जो है 9th ए जो है वो जोड़ा गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पार्ट 9th ए जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आप याद रखिए जो पार्ट 9th ए है वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि पार्ट 9th किससे रिलेटेड है, तो पार्ट 9th जो है वो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पंचायती राज सिस्टम से। और आपको पता होगा कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उससे हुआ था पंचायती राज सिस्टम, यानी कि 3 टायर सिस्टम हमने किया था।
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको आर्टिकल की बात करता हूं तो आप 3 आर्टिकल याद रखिए। एक है आर्टिकल नंबर 243P, आर्टिकल नंबर 243Q और आर्टिकल नंबर 243R। ये 3 आर्टिकल आप याद रखिए। देखिए आर्टिकल नंबर 243P में लिखा हुआ है म्युनिसिपैलिटीज की डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? म्युनिसिपैलिटी की डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 243Q में लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा उसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और आर्टिकल नंबर 243R में लिखा हुआ है द कंपोजिशन, यानी कि किस प्रकार से उसका कंपोजिशन होगा, द कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप इनको याद रखिए। ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आपने सुना होगा 1992 वाला, उन दोनों अमेंडमेंट को भी आप याद रखिए। पार्ट 9th A आपको पता होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 9th आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। अभी फिलहाल में यूपी में पंचायती राज सिस्टम के चुनाव होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ जून 5, 2018, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना। ये एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, 5 जून 2018 को अलाउड द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। ये आपने सुना होगा क्योंकि उस टाइम पर ये काफी न्यूज में था, यानी कि SC/ST के रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। The employees in accordance with the law what is not considered, यहाँ पर लिखा गया है not considered in the judgment of the Supreme Court from the following। अगर किसी ने ये स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़े होंगे पहले तो वो आंसर बहुत आसानी से कर देगा इस क्वेश्चन का। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें दे रखा है द पॉलिसी मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द लॉ। ऑप्शन स्टेटमेंट बी दे रखा है यहाँ पर द जजमेंट सेज दैट द स्टेटमेंट शुड मेक आउट अ केस बेस्ड ऑन अ क्वांटिफिएबल डाटा। स्टेटमेंट थर्ड दे रखा है यहाँ पर द रिजर्वेशन शुड नॉट बी लुक्ड इनटू द बेस्ड ऑन द डाटा लाइक बैकवर्डनेस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि द रिजर्वेशन शुड नॉट लुक्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस पे बाद में हम चर्चा करेंगे। देखिए लास्ट स्टेटमेंट है द कंप्लाई विद द आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो था वो कंसीडर नहीं किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जजमेंट में ये वाला जो पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर सी, ये कंसीडर नहीं किया गया था, ये पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया था। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि जो स्टेटमेंट सी है वो कंसीडर नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर लगा देंगे इसका। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा। और आपको एक और बात पता होगा कि आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे वो हमारे हेड होंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 जो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है, होने भी चाहिए। तो अब वैसे जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन कहलाए जाते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अभी इस टाइम पर उनको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। और अगर उनकी वाइफ है तो उनकी वाइफ को बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज अवॉर्डेड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत डाल दिया है, डालना नहीं चाहिए था। बताइए फिर भी आप बता दीजिए, जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर 2017 की बात चल रही है यहाँ पर, 2017 में ममता बनर्जी जो थी वो थी,
ठीक है, अभी ममता बनर्जी जी के यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, दीदी के यहाँ पर बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एज ऑफ द जून 2019 हु इज द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र? अभी के जो है वहां पर अभी इस टाइम पर जो है भगत सिंह कोश्यारी है, ये आप याद रखिए, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल मार्च 2019? देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, मार्च 2019 तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके थे? तो मार्च 2019 तक 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके थे, यानी कि 103 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whose prior recommendation is required to the bill affecting the taxation? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर? आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन whose prior recommendation is required to bill affecting the taxation? बताइए। तो प्रेसिडेंट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट ही अफेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 274 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड 5-year प्लान दैट कॉल्ड फॉर द establishment of the socialist pattern of the society was commonly referred to as the? इसको क्या बोला जाता था? सेकेंड 5-year प्लान को पीसी नेहरू प्लान बोला जाता था, सोशलिस्ट प्लान बोला जाता था, या फिर महालनोबिस प्लान बोला जाता था, या हैरोल्ड डोमर प्लान बोला जाता था? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर देख लीजिए, आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, द कोरम टू द कंस्टिट्यूट इज अ सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज of the total number of the members of the house under the article 100 of clause 3rd of the constitution? बताइए, यानी कि 100 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कोरम के बारे में, यानी कि कितने मेंबर्स कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि लोकसभा की प्रोसीडिंग हो सके, ये पूछा गया है। कितने मेंबर होने चाहिए? टोटल मेंबर्स का 1/10 मेंबर्स होना कंपलसरी है, टोटल का 1/10 होना बहुत कंपलसरी है। अगर 1/10 मेंबर्स नहीं है तो लोकसभा की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, तो उस टाइम पर कोरम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/10, यानी कि मान लीजिए अगर लोकसभा में, मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए 100 मेंबर्स हैं लोकसभा में, 100 नंबर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 100 आसानी से जो है डिविजिबल हो जाता है। तो 100 का अगर मैं 1/10 निकालता हूं तो हो गए 10 मेंबर, ठीक है। अगर 10 मेंबर हैं तो लोकसभा की प्रोसीडिंग होगी, अगर 10 मेंबर नहीं है तो लोकसभा की प्रोसीडिंग नहीं होती है। और उस टाइम पीरियड के लिए फिर एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है कोरम, QUORAM। स्पेलिंग ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम हो जाता है अगर 1/10 मेंबर नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 5th of the Constitution of India, the minimum age requirement for becoming a member of the municipality। मैंने अभी आपको बताया है कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो पार्ट नंबर 9th B में लिखा हुआ है। बताइए जल्दी बताइए, पार्ट नंबर 9th B है या A है? बिल्कुल करेक्ट, पार्ट नंबर A है, यानी कि B नहीं है। और पार्ट नंबर 9th में क्या है? पंचायती राज सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है एज के बारे में, तो 21 साल की उम्र होनी चाहिए एक म्युनिसिपैलिटी मेंबर बनने के लिए, ठीक है। आप याद रखना, जिस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उस प्रकार से तो आप देखते ही लगा दोगे 21 ईयर्स, क्योंकि 28 ईयर्स किसी की होती नहीं है, 24 ईयर्स भी किसी की नहीं होती है, 32 ईयर्स भी किसी की नहीं होती है। आपको पता होगा कि अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपको 25 साल का होना चाहिए, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको 30 साल का होना चाहिए, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 35 साल का होना चाहिए, अगर आपको गवर्नर बनना है तो आपको 35 साल का होना चाहिए। ये जो है एज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। 25, 30 एंड 35 एंड 35, और यहाँ पर ये होती है 21, यानी कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी हो
या फिर म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो 21 साल जो एज है वो होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए, और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैक्सिमम के बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। मैक्सिमम एज के बारे में किसी भी कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी आपको मैक्सिमम एज के बारे में जिक्र ही नहीं मिलेगा। चाहे वो 90 साल का व्यक्ति हो वो भी बन सकता है, चाहे वो 100 साल का व्यक्ति हो वो भी बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। All the executive actions of the government of India are formally taken in the name of। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से आप लगा देंगे। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का आंसर डी ही लगाया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी? तो आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है कि द ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन प्रेसिडेंट, यानी कि जितनी भी सारी पावर्स होंगी एग्जीक्यूटिव पावर्स वो प्रेसिडेंट के अंदर निहित होंगी। ये आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल नंबर 52 के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, प्रेसिडेंट के बारे में है कि प्रेसिडेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2018 रिप्लेसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच वाज इनेक्टेड इन। वो कब इनेक्ट हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था बताइए? तो देखिए 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लॉन्च की गई, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, या फिर अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च की गई थी? बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक योजना जरूर पूछी ही जाती है। अगर आपका वो किसी का भी एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीएससी का हो, इन एग्जामों में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितनी भी योजना चलाई गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आप उनको सबको एक नज़र में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो। अगर मैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की बात करता हूं तो ये 2019 में चालू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये किसके अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है लेबर मिनिस्ट्री के अंडर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस लिए स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि समाज के लिए स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। महात्मा गांधी फॉर्म्ड द नटल इंडिया कांग्रेस इन द ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1894 में महात्मा गांधी ने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन कराया है, तो आप आंसर देखते ही लगा देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1971 में एक एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, और उसी के आधार पर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा यानी कि एमएमटी को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, उनको एक स्टेट बना दिया गया था। आप ट्रिक याद रखिए, एमएमटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों स्टेट के नाम पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, या 5 साल का होता है, या 6 साल का होता है? 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 3 साल का होता है। बताइए। देखिए जो टर्म होता है वो होता है बेसिकली 5 साल का होता है। अगर कहीं पर कंडीशंस ऐसी लग रही हैं कि वहां पर चुनाव नहीं हो पाएगा तो इस टर्म को आप बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? सिर्फ 6 मंथ आप बढ़ा सकते हो। आप डायरेक्टली इसको 1 साल नहीं बढ़ा सकते हो। अब चाहे तो 6 मंथ करके और 6 मंथ करके 2 बार इसको बढ़ा सकते हो, बट लेकिन डायरेक्टली आप 1 साल नहीं बढ़ा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स ही आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। अभी बहरहाल यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी यही हुआ था कि चुनाव की जो डेट थी वो पहले थी, यानी कि 2020 में ही थी, लेकिन किसी कारण हुआ क्या था कि न चुनाव हो पाया। कोविड वगैरह की वजह से बहुत सारी हालत कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं चुनाव हो पाया।
तो जो सिचुएशंस थी वो 6 मंथ्स आगे बढ़ा दी गई थी। ठीक है, आप क्वेश्चन को याद रखिए, ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड अ फ्री लीगल एड फॉर द ऑल द सिटीजन्स। बताइए, देखिए मैं यहाँ पर आपको 2-3 आर्टिकल बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 39A बताऊंगा, आर्टिकल नंबर 39B बताऊंगा और आर्टिकल नंबर 39C बताऊंगा। देखिए आर्टिकल नंबर ए में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस के बारे में, इक्वल जस्टिस एंड अ फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39A में। आर्टिकल नंबर 39B में क्या लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 39C में क्या लिखा हुआ है वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए आर्टिकल नंबर B में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि सामाजिक न्याय के बारे में, सोशल जस्टिस, और आर्टिकल नंबर 39C में लिखा हुआ है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल। और यहीं पर आप देख लीजिए आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 क्या है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, पंचायती राज सिस्टम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन है 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनका एक टाइम पीरियड नहीं होता है कि ये इसके बाद नहीं पूछे जाएंगे, ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आप इनको याद रखें, वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि एक बार में तो नहीं आएगा, पर लेकिन अगर 2 बार आप जरूर देखेंगे तो पक्का है कि ये आर्टिकल आप भूलोगे नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। यानी कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। गवर्नर्स को किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, यानी कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वहां पर एक गवर्नर होगा। बताइए किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि गवर्नर्स होंगे। ठीक है, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में अगर पूछता है तो आर्टिकल नंबर 155 ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए बाय बाय।